आज का हमारा विषय है विशेष चिन्हों का प्रयोग और उच्चारण। तो 3 तरह के चिन्हों को आज हम समझेंगे और उनका उच्चारण करना सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हल की। वीडियो 1 में आपने व्यंजन वर्णों को समझा था, तो अगर वो आपको व्यंजन वर्णों का ध्यान है तो आप समझ गए होंगे कि सभी व्यंजन वर्ण हल हैं। क्यों? क्योंकि सभी व्यंजन वर्णों के नीचे ये हल लगा हुआ है, ये चिन्ह लगा हुआ है। इनमें से एक वर्ग मैंने दोबारा यहाँ लिख भी दिया है, क वर्ग, क, क, ख, ग, घ, ङ। अब जो ये हल वर्ण होते हैं, किसी भी वर्ण के नीचे अगर हल लगा हुआ है तो उसका मतलब है कि वो वर्ण आधा है, पूरा नहीं है। उस वर्ण में जब स्वर जुड़ेगा तो वो वर्ण पूरा बनेगा। तो कुछ व्यंजन वर्ण ऐसे हैं जिनको हम आधा वर्ण की तरह लिख सकते हैं, लेकिन कुछ व्यंजन वर्ण ऐसे भी हैं जिनको आधी फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसे क का एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं, वक्त। हिंदी में आप वक्त शब्द पढ़ते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा क ऐसे आधा लिखा हुआ है, तो ये क इसी का ही रूप है। मतलब इस हल क को हम ऐसे लिखते हैं। ऐसे ही ख का एक एग्जाम्पल सख्त। सख्त में आप देख रहे हो बीच में ये आधा ख लिखा हुआ है, तो ये ख हल का ही रूप है। ये और ये एक ही चीज़ है। लेकिन कई व्यंजन वर्ण हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम आधी फॉर्म में या आधे रूप में नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ट, ड, ग, द। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं। इन वर्णों को हम आधा नहीं लिख सकते, इसलिए इन्हें हल रूप में ही लिखा जाता है। आप उदाहरण के लिए देखिए, जैसे पहला शब्द है विद्या। विद्या में द हल है, क्योंकि इसका कोई आधा लिखने का तरीका हमारे पास नहीं है। लड्डू में ड हल है। नाट्य कला में ट हल है। तो ये शब्द कुछ हल व्यंजन हल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं और कुछ को हम आधा लेटर करके लिख सकते हैं। तो दोनों तरीकों से लिखा जाएगा। संस्कृत भाषा के कुछ शब्दों को ध्यान से देखें। जैसे अहम, म हल है। पाठम, म हल है। तो संस्कृत भाषा में बहुत सारे शब्द हमें ऐसे देखने को मिलेंगे कि अंतिम वर्ण हल है। तो यहाँ अब म हल को हम आधे लेटर में, आधा वर्ण की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी किसी शब्द का अंतिम वर्ण हल होगा तो उसको आधा कभी नहीं लिखेंगे, वो हल के साथ ही लिखा जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अनुस्वार की। क के ऊपर जो ये बिंदी लगी हुई है आप देख सकते हैं, इसी को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार वर्ण के एकदम ऊपर लगता है, इसके दाएं या बाएं नहीं लगेगा। ये हमेशा स्वर के बाद आता है। स्वर के बाद कैसे आता है? अब क को आप समझ सकते हैं, क हल है प्लस अ के उसके बाद बिंदी लगी हुई है। ये इसका उच्चारण नासिका यानी नाक से होता है। कम, कम। अनुस्वार जो है वो एक व्यंजन वर्ण ही है। अब इसको हम चेक करते हैं कैसे। उदाहरण देखिए, कंबल। कंबल को आपने ऐसे लिखा देखा है और आपने इस तरीके से भी लिखा देखा है। अब कंबल में जो अनुस्वार लगा हुआ है क के ऊपर, उसी को वही आधा म बन गया है, मैं म हल बन गया है। कंबल ऐसे भी लिखा होता है। तो यहाँ यह अनुस्वार म के रूप में है। अगला वर्ड देखेंगे कांता। कांता में अब इसका देखो, इसको जब अनुस्वार को हमने वर्ण में लिखा तो न हल में बदल गया है। प्रशंसा, प्रशंसा में जो अनुस्वार लगा हुआ है वो न में बदल गया है। गंगा, गंगा को जब अनुस्वार से हटाकर हम वर्ण फॉर्म में लिखेंगे तो आप देख सकते हैं ङ इस फॉर्म में आ गया है।
तो आप ध्यान से देखिए कि दाईं तरफ जो अनुस्वार लगे हुए हैं शब्दों के ऊपर, वो बाईं तरफ जब हमने उन्हीं को लिखा है तो कहीं अनुस्वार की जगह म बन गया है, कहीं अनुस्वार की जगह न बन गया है, कहीं अनुस्वार की जगह अंग बन गया है। तो ये आप देख सकते हैं। अब आप ध्यान से याद कीजिए, वीडियो 1 में आपने जहाँ व्यंजन वर्णों के बारे में जाना था, ध्यान दीजिए एक बार। ये म, न, ng, ये किस तरह के व्यंजन वर्ण हैं? ये सभी अनुनासिक हैं, यानी नाक में बोले जाते हैं। इसके अलावा दो और हैं। अगर आपने उस टाइम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग किया था और सब वर्गों का जो अंतिम वर्ण था वो अनुनासिक था, तो इस तरीके से 5 अनुनासिक वर्ण थे वहाँ पर। तो ये सभी अनुनासिक हैं। अनुनासिक का मतलब है कि नाक में बोले जाने वाले हैं। तो यहाँ देखने से हमें क्या पता लगता है कि जो अनुस्वार है वो एक व्यंजन वर्ण ही है। तो इसको बोलने का मैंने आपको बता दिया है कि अनुनासिक की तरह बोला जाएगा, नाक में ही इसे बोला जाएगा। अब हम बात करते हैं विसर्ग। क के आगे आप जो दो बिंदी देख रहे हैं यही विसर्ग हैं। इनका उच्चारण जब हम करेंगे तो वो ह के समान किया जाता है। जैसे क के आगे जो ये दो बिंदी लगे हुए हैं, इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? कह। ऐसे ही अब कुछ उदाहरण देखते हैं। रामः, गुरुः, कुक्कुरः। कह में विसर्ग लगी हुई है, तो हमने कहा कि विसर्ग का प्रयोग हमेशा स्वर के बाद होता है। कैसे? अब इसी को हम चेक कर रहे हैं। कह, अब ये देखना है कि विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद कैसे होता है। ये क कैसे बना है? क, इसमें अ स्वर को जोड़ा है, उसके बाद विसर्ग आई है, तो अस्वर है। स्वर के बाद हमेशा विसर्ग का प्रयोग हम करते हैं। ऐसे ही रामः, यहाँ हम देखते हैं कि स्वर के बाद विसर्ग कैसे आई हुई है। तो हमने आखिरी वर्ण को यहाँ लिया है। म कैसे है? म प्लस अ स्वर आएगा, फिर उसके बाद विसर्ग आई है। तो ऐसे ही गुरु में से रू मैंने यहाँ लिखा है और उसको हम अलग अलग करके देख रहे हैं कि इसमें स्वर के बाद विसर्ग हैं या नहीं। तो रू कैसे बना? र, इसमें ऊ स्वर को जोड़ा है, फिर विसर्ग आई है। तो इस तरह से हमने देखा कि विसर्ग का प्रयोग हमेशा स्वर के बाद होता है। ह की तरह इसका उच्चारण होगा रामः, गुरुः, कुक्कुरः।